ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। पीके जेपीएससी और बीपीएससी चैनल में आपका स्वागत है। सो लास्ट लेक्चर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में वी वर डूइंग एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, यानी कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, और ये लेक्चर बिहार इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड है। तो ये बिहार इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 3, अगर चैप्टर 3 अध्याय 3 देखेंगे तो उसमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर है। सो पार्ट 1 ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे से मैंने बनाया था उसको मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, और आज का जो लेक्चर होगा वो पार्ट 2 होगा। सो विल डू पार्ट 2 ऑफ द बिहार इकोनॉमिक सर्वे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से। सो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो क्लास में पहला चीज क्या करना है, भूमि संसाधन यानी लैंड रिसोर्स, अगर इंग्लिश में इसको बोले तो लैंड रिसोर्स। जैसे आप लोग सबको पता है बिहार की पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, वो घट नहीं रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया में सबसे ज्यादा है और माइग्रेशन हो रहा है। अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, लोगों को जमीन चाहिए। अब लोग जमीन कैसे लाएंगे, सबसे बड़ा चीज करेंगे डिफॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को काटेंगे, ठीक है, और जंगल को काट के जगह बनाएंगे खेती करने के लिए, तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। आप अगर देखिए कंटिन्यूअसली खेती करते रहिए एक जमीन पे, ठीक है, तो वहां का सॉइल डिग्रेडेशन होगा, इसीलिए बोला जाता है कि परती छोड़ा जाता है। दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू लीव फैलो लैंड, ठीक है, कोई एक साल के लिए आप छोड़ दिया, वहां पे कुछ नहीं किया ताकि वहां की मिट्टी फिर से उपजाऊ बने और तब हम खेती करें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है बिकॉज इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है बिहार की। क्लाइमेट चेंज भी अनदर फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, और इन सब कारणों से सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ लैंड कब बिहार में नहीं यूज हो पा रहा है। लैंड का हम लोग डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है बिहार में। अब एक बात देखिए, लैंड इज फिनाइट, मतलब लैंड तो परिमाण सीमित है, जमीन का परिमाण सीमित है। ऐसा तो नहीं है कि जमीन इनफिनाइट है, ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव यूज ऑफ आर ग्रोइंग, लेकिन वैकल्पिक उपयोगों के लिए इसकी मांग बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली मांग तो जमीन की बढ़ती जा रही है, जो भूमि संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए उचित योजना निर्माण की जरूरत दिलाती है। अब भाई लैंड इतना ही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मांग बढ़ रही है जमीन की, तो आपको ऑप्टिमल यूज करना होगा ना लैंड रिसोर्स को, उसको ऑप्टिमली यूज करना होगा ताकि सबको कुछ ना कुछ जमीन मिले और जमीन का डिसॉइल डिग्रेडेशन भी ना हो। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में लैंड रिसोर्स के बारे में क्या बोला गया है, लेट्स सी। ओके, सबसे पहले तो पैटर्न जानते हैं कि बिहार में कैसे कैसे लैंड का पैटर्न कैसे यूज होता है। पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन यानी भूमि उपयोग का पैटर्न क्या है। सो पहले है नेट सोन एरिया। आप अगर देखें नेट सोन एरिया सबसे ज्यादा है, जो 56% के अराउंड है। सो आपको पता होगा नेट सोन एरिया क्या होता है। सो नेट सोन एरिया इज अ वेरी सिंपल थिंग, जहां पे आप अपना क्रॉप दाल, गेहूं, चावल, पीनट ये सब लगाते हैं, वो है नेट सोन एरिया, मतलब खेत, मोर और लेस अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूं तो खेत, ठीक है। दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये 23% है, मतलब इसमें बहुत सारी चीजें, लेक है, नदियां हैं, आपके बिल्डिंग है, सारे चीज इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं हिंदी में बोलूं, कृषि के लिए उपलब्ध भूमि नहीं, वो 23% है। शुद्ध बुआई क्षेत्र 56% है, ठीक है। और फैलो लैंड मतलब परती लैंड, ठीक है, जो कुछ लैंड को ना परती छोड़ा जाता है, हर साल खेती नहीं की जाती है, तो उसको फैलो लैंड बोला जाता है, परती लैंड बोला जाता है, तो वो भी अराउंड 11% है। और कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है, वेस्ट लैंड में ऐसा लैंड जहां पे आप खेती नहीं कर सकते, वो बंजर जमीन है, तो वो भी 0.5% है। और फॉरेस्ट जो कि अब सिर्फ 6.6% बच गया है, वो एक बहुत चिंता का विषय है। फॉरेस्ट इज 6.6% और अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड इज 2.8%। सो ये है पैटर्न ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन बिहार में। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में अलग अलग 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कहाँ कितना लैंड यूज कैसे हो रहा है हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अगर नेट सोन एरिया की बात करें, मतलब ये जो जहां पे खेती होती है उसकी बात करें, तो ईस्ट चंपारण में सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया है, अराउंड 2.83 लाख हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा
बुआई होती है, मतलब लोग ये राइस, दाल, चावल, लैंड का यूज इसमें ज्यादा करते हैं, नेट सोन एरिया में। और सबसे कम श्योहर में जस्ट 0.23 लाख हेक्टेयर का ही यूज होता है नेट सोन एरिया में। अब आप क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में देखें, मतलब कितना ज्यादा क्रॉप किस डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाता है। तो अगर सबसे ज्यादा क्रॉपिंग मतलब खेती, क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब खेती का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होता है सहरसा में और सबसे कम भोजपुर में। ठीक है, भोजपुर में खेती सबसे कम होती है और सहरसा में खेती सबसे ज्यादा होती है। ओके, अगर इसको हिंदी में बोले क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब फसल सघनता, सहरसा में सर्वाधिक 1.95 है। इसको स्टैटिस्टिकली उन्होंने मेजर किया है, 1.95 इज ए यूनिट, लेकिन आपको 1.95 इज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना फसल सघनता जो कि सबसे ज्यादा सहरसा में है और सबसे कम भोजपुर में है। ठीक है, और एक ये भी है कि वर्ष 2017-18 में इन्होंने ये फसल सघनता का स्टैटिस्टिक्स निकाला था, तो इन्होंने पाया कि 20 जिलों में औसत 1.44 है, उससे अधिक ये होती है फसल सघनता है। मतलब वहां क्रॉप इंटेंसिटी 20 जिलों में, बिहार के 38 जिलों में से 20 जिलों में खेती की जो एवरेज है उससे ज्यादा एवरेज होती है। मतलब कुछ जिलों में बहुत कम खेती होती है, जैसे एक तो हो गया आपका भोजपुर जहां पे बहुत कम खेती होती है। ओके, सो अगर आप देखें कैमूर, जम्मू, अब हम लोग थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि टोटल फॉरेस्ट एरिया, देखिए टोटल फॉरेस्ट एरिया का अगर बिहार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट का अगर आप रिपोर्ट देखें तो सारी गवर्नमेंट, विश्व, वर्ल्ड बैंक, जितने भी लोग हैं सब बोलते हैं कि 33% आपके ज्योग्राफिकल एरिया का खेत हो, ये ट्री होना चाहिए यानी फॉरेस्ट होना चाहिए। लेकिन बिहार में उतना भी नहीं है, और खैर इंडिया में तो सिर्फ 23% है और बिहार में उससे भी कम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा खेत जो है कैमूर जिला में है जो कि 1.13 लाख हेक्टेयर है। ओके, जमुई में उसके बाद है 0.93 लाख हेक्टेयर, फिर है वेस्ट चंपारण में जो कि 0.92 लाख हेक्टेयर है, और फिर गया में जो 0.72 लाख हेक्टेयर है, और फिर रोहतास में है जो 0.67 लाख हेक्टेयर, और नवादा में 0.64 लाख हेक्टेयर। ठीक है, ये पूरा मिला के बिहार में एक्चुअली 5.06 लाख हेक्टेयर का फॉरेस्ट है। और इन सब को अगर आप ऐड करेंगे तो इन सब जिलों में 80% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक है, तो 80% ऑफ द फॉरेस्ट कैमूर, जमुई, वेस्ट चंपारण, गया, रोहतास और नवादा जिले में मिलता है। तो फॉरेस्ट की स्थिति खराब है ऑब्वियसली भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोग फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं, तो जिसके कारण फॉरेस्ट की भी संख्या कम होती जा रही है। ओके, टोटल अनकल्टिवेटेड लैंड इज हाईएस्ट इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ गया। गया में जहां पे टोटल अनकल्टिवेटेड, जहां पे आप कल्टीवेशन नहीं होता है, जिसमें आप क्रॉप नहीं लगाते हैं, जिसमें आप खेती नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा गया में 3.11 लाख हेक्टेयर का जमीन है जहां पे खेती नहीं की जाती, और सबसे कम शेखपुरा में 0.15 लाख हेक्टेयर में ही कुछ और है, जैसे बिल्डिंग है, नदी है, तालाब है। तो शेखपुरा में सबसे कम और गया में सबसे ज्यादा अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया है। ओके, सो आप थोड़ा सा लैंड होल्डिंग जानते हैं। लैंड होल्डिंग को हिंदी में बोला जाता है बिहार जोत, और जोते एक्चुअली बोला जाता है। लैंड होल्डिंग्स मतलब जोते। तो लैंड होल्डिंग्स इन बिहार, देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं आपको बताया कि बिहार की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है। अब प्रॉब्लम है बिहार के लोग भी गरीब है, और द प्रॉब्लम ये भी है कि मैक्सिमम लोग अराउंड 70 to 80% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर डिपेंडेंट है, और मोस्ट ऑफ द पीपुल अराउंड 85% लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। देखिए ये सारे लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो सारे वहां अमीर लोग रहते हैं, नहीं, वहां द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डिंग, लैंड होल्डिंग जो कि 2% 2 हेक्टेयर एक्चुअली विच इज लेस देन 2 हेक्टेयर कंटेन 97% ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार। सो अगर आप लोगों को देखें को जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम का जमीन है, तो अगर पूरे बिहार को अगर आप कैलकुलेट करें तो 97% लोगों के पास जो कि खेती करते हैं, उनके पास
ऑन एवरेज 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। ये तो मैं एवरेज में बताया, अगर आप रियली देखेंगे तो कुछ लोग के पास तो 1 कट्ठा जमीन है, 2 कट्ठा जमीन है, आधा कट्ठा जमीन है, तो एवरेज में तो फिर भी अच्छा लगता है कि भाई 2 हेक्टेयर जमीन है, ठीक है। और ये जो लोग हैं ऑपरेटिंग अंडर 76% ऑफ टोटल एरिया ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, ठीक है। ओके, सो ये सेम चीज, ये चीज हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको जानना है तो प्लीज डू रीड। ओके, अब आप जेंडर वाइज भी थोड़ा देखते हैं। जेंडर वाइज मतलब मेल फीमेल किसके पास ज्यादा जमीन है, तो मेल है, मेल किसान है, फीमेल किसान भी है। तो एवरेज लैंड होल्डिंग एक्चुअली अगर आप देखें तो मेल और फीमेल दोनों के पास 0.39 हेक्टेयर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर एवरेज कैलकुलेट करें तो दोनों के पास 0.39 हेक्टेयर है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मेल बहुत ज्यादा है, फीमेल कम है, इसीलिए एवरेज अगर आप किए तो 0.39 हेक्टेयर हो गया। लेकिन अगर फीमेल में देखें तो ओनली 14.2% ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग आर ओन्ड बाय फीमेल। सो जितने भी लैंड है उसका 14.2% फीमेल के पास है और बाकी सारे मेल उसके मालिक है, ठीक है, और बाकी सारे मेल उसके मालिक है। ओके, सो ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, टोटल ऑपरेटेड एरिया इन बिहार वाज हाईएस्ट फॉर मेल अराउंड 5.54 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। ऑब्वियसली 5.454 मिलियन हेक्टेयर टोटल ऑपरेटेड एरिया बिहार में मेल के पास है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं तो अराउंड बिहार में सभी वर्ग समूहों में जोतों का कुल कार्यकारी क्षेत्रफल पुरुषों के लिए 55.4 लाख हेक्टेयर है और महिलाओं के लिए सिर्फ 9.2 लाख हेक्टेयर है, ठीक है। और पुरुषों में के मामले में जोतों की सर्वाधिक संख्या 128.4 लाख है, मतलब 128.4 लाख पुरुष के पास जमीन है। सीमांत जोतों के तहत थी और उसके बाद मध्य, ये एक्चुअली सीमांत मतलब मार्जिनल फार्मर के पास है, और जो मध्यम जो थोड़े से ज्यादा है, मध्यम मतलब इफ यू से मार्जिनल के पास है अराउंड 12.84 लैंड होल्डिंग। जो मीडियम है, जो मीडियम लोग हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, वो अराउंड 9.3 लाख है, ठीक है। और महिलाओं में भी सर्वाधिक संख्या 21 लाख सीमांत जोगों की ही थी, मतलब जो इवन महिलाओं में भी मार्जिनल फार्मर ज्यादा है, अराउंड 21 लाख, और 21 लाख लोग 8.2 लाख हेक्टेयर को है उनके पास, ठीक है। महिलाओं के मामले में बड़े आकार की जोतों की संख्या 1.4 लाख थी। अगर जो लार्ज फार्मर है उसमें महिलाओं में 1.4 लाख लोग लार्जर फार्मर है, मतलब 1.4 लाख महिलाएं लार्जर फार्मर है, उसमें उनके पास 0.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। मतलब अगर आप देखें तो महिलाओं में 1.4 लाख जो बड़े फार्मर है, महिलाएं नॉट मेल, उनके पास पूरे मिला के 0.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। और इस आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बिहार में 14.2% जोतों पर महिलाओं का स्वामित्व है। जैसे मैं बताया कि बिहार में जस्ट 14.2% टोटल लैंड होल्डिंग आर ओन्ड बाय फीमेल इन बिहार। ये एक बहुत सॉरी स्टेट है, बहुत दयनीय स्थिति है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। टॉपिक है प्रोडक्शन ट्रेंड ऑफ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर, फसल और बागवानी के उत्पादन रुझान। सो देखिए, अब हम लोग लैंड के बारे में जान गए, ठीक है, लैंड किसके किसके पास है वो भी जान गए। अब अगर आप देखें तो फसल 3 तरह की है बिहार में। खरीफ फसल जो कि जून से सितंबर में उसकी बुआई होती है, और रबी फसल जो अक्टूबर और मार्च में होता है, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। जायद हो फसल जो कि गर्मी के अराउंड होता है, अप्रैल और जून में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो बिहार में है वो डिपेंड करता है सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून पे। अगर आपका मानसून खराब हुआ तो बिहार की फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, एग्रीकल्चर का भट्टा बैठ जाता है। राज्य में कृषि उत्पादन काफी हद तक दक्षिण पश्चिमी मानसून पर निर्भर करती है। ओके, सो लेट्स सी, ये लैंड यूज के हिसाब से हम लोग ये देखते हैं, थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं। ये फूड ग्रेन, देखिए फूड ग्रेन जो लैंड है, जितना भी लैंड में एग्रीकल्चर होता है उसमें फूड ग्रेन 93.23% है, 93.23% फूड ग्रेन है होता है उसमें। फूड ग्रेन में सीरियल और पल्स दोनों आते हैं, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 93.23 आ जाएगा। ये 2014-15 का है, बट 2018-19 में अगर आप देखें तो फूड ग्रेन होता है, बढ़ा है एक्चुअली। ये
थोड़ा बढ़ा है, 94.04 हो गया है। मतलब सीरियल और पल्स, सीरियल मतलब दाल चावल मक्का और पल्स मतलब दालें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना पूरे लैंड में 94, अगर बिहार में इतना बड़ा लैंड है तो 94% ऑफ द लैंड में, 94% ऑफ द लैंड में अराउंड ये फूड ग्रेन होता है। फूड ग्रेन मतलब सीरियल और पल्स होता है। अब अगर देखें, लेकिन आप ये देखिए सीरियल भी बढ़ा है, सीरियल भी बढ़ा है, मतलब 2014-15 अगर बेस एरिया मान ले तो उससे बढ़ा है। लेकिन पल्स देखिए, पल्स घटा है, ठीक है, पल्स घटा है मतलब पल्स का एरिया घटा है। प्रोडक्शन का बात नहीं कर रहा हूं मैं, पल्स जितने एरिया में लगाया जाता था वो घटा है एक्चुअली। ऑयल सीड का भी एरिया घटा है, फाइबर क्रॉप का भी एरिया एक्चुअली घटा है, शुगर केन का भी एरिया घटा है, ठीक है। सो एक्सेप्ट सीरियल मतलब दाल चावल मक्का ये सब को छोड़ के जितने भी और फसल है उनकी एरिया जो जहां लगाया जाता है वो एक्चुअली घटा है। एक्चुअली ये अच्छी न्यूज है, क्योंकि प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है और एरिया को घट रहा है तो इसे गुड न्यूज, क्योंकि हम उस जमीन जो जमीन बचेगा उसको हम सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लगा सकते हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा ट्रेंड इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पाद और उत्पादकता में रुझान देखते हैं। पहले तो हम लोग को बिहार में जो होता क्या क्या है, राइस होता है, चावल होता है, गेहूं होता है, पी होता है, मटर होता है, या मतलब इसको दाल बोल सकते हैं, दिस इज मोर और लेस पल्स, मेज भी होता है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल फूड ग्रेन है बिहार का। देखिए 2018-19 में जो फूड ग्रेन हुआ है पूरा 163.12 लाख, मतलब 163.12 लाख टन हुआ है, जो कि 2014-15 से ज्यादा है, जबकि एक वो था 147.50 लाख टन। ओके, सो थोड़ा क्रॉप का हम लोग इंटेंसिटी देखते हैं कितना कितना हुआ है। सो देखिए वीट मतलब गेहूं, जो 2014-15 में 35.70 लाख टन होता था, अब 2018-19 में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, देख रहे हैं 64.66 लाख टन, मतलब 64.66 लाख टन। और मेज मतलब मक्का जो 24.79 लाख टन होता था, अब हो गया है 31.94 लाख टन। अब राइस मतलब चावल, ठीक है, चावल में थोड़ा सा घट गया है। चावल देखिए, चावल में 82.42 लाख टन 2014-15 में होता था, अब घट गया है 2018-19 में 61.56 लाख टन। सो क्यों हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसका रीजन उन्होंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, क्योंकि इनएडिक्वेट वाटर फॉर कल्टीवेशन। मतलब देखिए राइस को पानी बहुत चाहिए, अगर जो भी, आई थिंक ऑल बिहारीज नोज दिस, जितने भी बिहार के लोग हैं सबको पता है कि खेती करने में सबसे ज्यादा पानी राइस को चाहिए, और बारिश आजकल कम होती है, सूखे की कंडीशन है, तो इस चक्कर में राइस का प्रोडक्शन थोड़ा घटा है। ड्राउट मतलब सूखा पड़ा है बहुत जगह बिहार में लास्ट 4-5 साल में, इसीलिए भी प्रोडक्शन घटा है। डेफिशिएंट रेन, जैसे मैं बोला कि पानी, बारिश कम हो रही है इसलिए पानी नहीं मिल पा रहा है राइस को, इसलिए प्रोडक्शन घटा है। और फ्लड, उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा फ्लड आता है। यस, राइस को पानी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं चाहिए कि पूरा फ्लड सब राइस को ही उड़ा दे। तो ये सब रीजन है राइस का प्रोडक्शन घटने का, इन्होंने बिहार इकोनॉमिक सर्वे में इन्होंने बताया है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इसके लिए जीरो टिलेज मेथड लाया है। राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा, वो लाया है। फार्म को मॉडर्नाइजेशन, मतलब मॉडर्न करेगा फार्म को, जो पुराने तरीके से खेती होती थी अब नहीं, बैल से नहीं, ट्रैक्टर का यूज किया जाएगा, टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन किया गया जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इरिगेशन, और इरिगेशन पे आप सिंचाई पे आप पैसे खर्च करेगी स्टेट गवर्नमेंट, आप पता नहीं कितने करेगी, लेकिन ये सब प्लान है। ओके, अब हम लोग थोड़ा दाल के बारे में जानते हैं। अब राइस के बारे में जान लिए तो सिर्फ दाल चावल ही थोड़े ना खाओगे, राइस दाल भी खाओगे, चावल दाल दोनों खाया जाता है, तो दाल के बारे में जानते हैं। देखिए प्रोडक्शन ऑफ राइस दाल जो है ये बिहार में है 4.53 लाख टन 2018-19 में, ये एक्चुअली बढ़ा है 1.89%। 2014-15 के हिसाब से ना 1.89% इसका बढ़ गया है, तो मेरे भी 2014-15 में 3 लाख या 3.5 लाख के आसपास होता होगा, या ठीक है, या फिर 4 लाख टन के आसपास होता होगा। अब 1.89% बढ़ा है, तो मतलब 4.53 लाख हो गया। अब देखिए बिहार में 2 तरह के पल्स होते हैं, 2 तरह के दाल होते हैं। एक तो इसको रबी दाल बोला जाता है, ठीक है, और दूसरे को
रबी दाल जो कि समर के मौसम में लगाया जाता है, ठीक है, अराउंड समर के। दूसरे को खरीफ दाल बोला जाता है, ठीक है। अब रबी दाल में ना प्रोडक्शन लेंटिल, लेंटिल का मतलब हुआ आपका तूर का दाल और अरहर का दाल, ठीक है, अरहर का दाल ये इसका प्रोडक्शन 36.5% बढ़ा है, ठीक है। समर मूंग जो गर्मी में मूंग का दाल होता है उसका प्रोडक्शन 26.3% बढ़ा है। ग्राम मतलब चना, ये मूंग का दाल है, ये ग्राम का दाल है, इसका प्रोडक्शन 16% बढ़ा है। ओके, मेरा को लगता है मेन रीजन क्यों है, क्योंकि दाल की रेट आप याद है 2017, 18, 16, 17 में बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, तो सारे फार्मर दाल की खेती करने लगे थे, जिसके कारण हो सकता है ये प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ा होगा। लेकिन अभी आगे का डेटा देखेंगे फिर पता चलेगा रियली प्रोडक्शन लोग फार्मर स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग और फार्मिंग करने लगे या नहीं करने लगे दाल की। ओके, अब खरीफ पल्स की बात करते हैं। खरीफ पल्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा है, जो कि खरीफ मतलब जो होता है थोड़ी ठंड में, वो उसका भी प्रोडक्शन बढ़ा है। उसका पहले 22.01 लाख टन था, अब हो गया है 23.22 लाख टन, ठीक है। और रबी पल्स की प्रोडक्टिविटी 897 किलोग्राम पर हेक्टेयर है और खरीफ पल्स की प्रोडक्टिविटी 843.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में 897 किलोग्राम होता है और खरीफ एक हेक्टेयर में 843.2 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सो ये तो दाल की बात थी। लेट्स मूव टू द ऑयल सीड, तिलहन की बात करते हैं। देखिए, तिलहन का मतलब जो तेल की बात करते हैं, ठीक है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, इन सब चीज की बात करते हैं। तो तेल में जो प्रोडक्शन था वो था 1.27 लाख टन 2014-15 में, और अब हो गया 1.25 लाख टन, जो कि घटा है हमारा प्रोडक्शन। लेकिन ग्राउंड नट यानी जो आप चिनिया बादाम का तेल या मूंगफली का तेल होता है और मस्टर्ड नट, इसका प्रोडक्शन बढ़ा है 2014-15 से। अभी 2018-19 में बोला जाता है कि मस्टर्ड और ग्राउंडनट का तेल का प्रोडक्शन बढ़ा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इसका बढ़ गया। देखिए, प्रोडक्टिविटी 2014-15 में 1093 किलोग्राम पर हेक्टेयर हुआ करता था, अब प्रोडक्टिविटी है 1247 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक जूट और मेस्ता, ये तो तिलहन हुआ, ये जूट और मेस्ता जो कि फाइबर क्रॉप है, उसका भी प्रोडक्शन घटा है बिहार में 2014-15 से लेकर आज तक। ओके, चावल की बात करते हैं। चावल तो आप सबको पता है, चावल इज द लाइफ लाइन फॉर बिहार। तो आप ये देख सकते हैं चावल के खेत में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पानी बहुत चाहिए। तो चावल का हम लोग देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी करती है, मतलब एक हेक्टेयर में सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आप देखिए, रोहतास में एक हेक्टेयर में 4105 किलोग्राम ऑफ चावल होता है। इसे गुड न्यूज, राइट, रोहतास में सबसे ज्यादा होता है। ये 2017-18 का रिपोर्ट है। और सिवान में सबसे कम, सिर्फ 709 किलोग्राम पर हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर में आप चावल लगाइएगा सिवान में, आपको सिर्फ 709 किलोग्राम मिलेगा, लेकिन रोहतास में आप उसको लगाइएगा तो 4105 किलोग्राम मिलेगा। ओके, चावल को पानी चाहिए, पानी तो चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि फ्लड चाहिए, फ्लड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्लड होगा तो फिर चावल नहीं हो पाएगा। वाटर लॉगिंग और पुअर ड्रेनेज कैन सिंक द प्रोडक्शन। देखिए, वाटर लॉगिंग, बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो गया, मतलब पानी बहुत दिन तक जमा रह गया, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। और इसलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए कि पानी निकलता रहे खेत से, पानी जमा ना रहे, ठीक है। और अगर टॉप डिस्ट्रिक्ट देखें, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा चावल होता है, तो रोहतास में 7.92 लाख टन, रोहतास सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी में भी सबसे नंबर 1 था। औरंगाबाद में 5.42 लाख टन और कैमूर में 3.54 लाख टन। ओके, एक सिस्टम है जो एक्चुअली बिहार इकोनॉमिक सर्वे ने मेंशन किया है कि बिहार गवर्नमेंट कर रही है कि हम चावल का प्रोडक्शन घट रहा है, जैसे मैं बताया, तो हम लोग करते हैं सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो बिहार गवर्नमेंट ला रही है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये है क्या? तो देखिए, इसमें क्या होता है ना, सीडलिंग गेट ट्रांसप्लांटेड एट मच यंग, उसको चावल को बहुत, जब उसको डाला जाता है एक छोटे, पहले आपको पता होगा एक छोटे से खेत में पानी में डाला जाता है चावल के दाने को, चावल का सीडलिंग हो जाए, निकल जाता है। तो जब वो यंग ही होता है, वो निकलता है सीडलिंग, तब उसको तोड़ लिया जाता है और एक only single seedling instead of handful of seed lineage get planted in each hill। और हिली एरिया में मोस्टली इसको किया जाता है और एक एक सीडलिंग एक एक
एक एक जो चावल का पौधा होगा उसको लगाया जाएगा, ठीक है। और स्पेस भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि स्पेस नहीं, बहुत ज्यादा स्पेस दिया जाएगा, ठीक है। प्लांट्स आर स्पेस वाइडर अपार्ट फॉर ए स्क्वायर पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न में मोस्टली लगाया जाता है, स्पेस दिया जाता है। और जैसे पानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है राइस के लिए, लेकिन इस केस में ना पानी ना उसको डुबाया नहीं जाता है। जैसे अगर आप बिहार में देखे होंगे, अगर आपने देखा है चावल की खेती, तो आपने देखा होगा कि पानी पूरा दिया जाता है, डुबा दिया जाता है। लेकिन इस केस में पानी दिया जाता है, रोका जाता है, फिर दिया जाता है, रेखा दिया जाता है, फिर पहले वेट कंडीशन बनाया जाता है, मतलब गीला बनाया जाता है, फिर उसको ड्राई बनाते हैं, फिर गीला बनाते हैं, फिर ड्राई बनाते हैं, फिर गीला बनाते हैं, फिर ड्राई बनाते हैं, ऐसे करते हैं। मतलब पानी दिया जाता है, रोका जाता है, ठीक है। रोटरी वीडिंग टू कंट्रोल वीड्स, मतलब एक मशीन होता है जिसके कारण जिसको यूज करके वीड को हटाया जाता है और उसका सॉयल एरेशन, वीड मतलब जो चावल के अलावा जो भी वहां पे पैदा हो गया है उन सबको हटाया जाता है। और सॉयल एरेशन मतलब ये अपने मिट्टी में वायु के प्रभाव बढ़ाने के लिए ये रोटरी वीडिंग एक टेक्निक होता है, एक एक्चुअली मशीन होता है, इससे आप वीड भी हटा सकते हो और सॉयल का एरेशन भी कर सकते हो। उसके बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है टू एनहांस सॉयल फर्टिलिटी। सो गाइस दैट्स इट फॉर माय साइड फॉर टुडे। पार्ट 3 भी हम करेंगे इसका, ठीक है। सो पार्ट 3 आएगा, सो प्लीज डू वॉच, लाइक and subscribe to my channel. Bye bye, enjoy.